शुक्र ग्रह यानी वीनस कहते हैं, ये पृथ्वी का जुड़वा है, पर कितना अलग, कितना रहस्यमयी। सच में हमारे सोलर सिस्टम के सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रहों में से एक। हाँ बिल्कुल, जुड़वा होकर भी एकदम जुदा। आज हम इसी की कहानी, इसके अजीब माहौल, पिछले मिशंस और हाँ, भारत के अपने शुक्रयान मिशन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ज्ञान विज्ञान के टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। तो कहाँ से शुरू करें? शुक्र की कहानी से। ये बना कब था? देखिए, ये लगभग पृथ्वी के साथ ही बना, कोई 4.5 अरब साल पहले। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में, मतलब अरबों साल पहले, शायद यहाँ का माहौल काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही था। पृथ्वी जैसा? पानी वानी था क्या वहाँ? हाँ, संभव है कि वहाँ पानी था, शायद समंदर भी थे और ठीक ठाक मौसम भी, बिल्कुल शुरुआती पृथ्वी की तरह। तो फिर ये आज जैसा? मतलब ये गर्म भट्टी कैसे बन गया? हाँ, यहीं पर कहानी बदलती है। कुछ ऐसा हुआ जिसे वैज्ञानिक रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट? ये क्या होता है? हुआ ये कि सूरज की गर्मी से शुक्र का जो पानी था, वो धीरे धीरे भाप बनने लगा। अब ये पानी की भाप यानी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जमा हो गई। और ये भाप एक कंबल की तरह काम करने लगी, जिसने और ज्यादा गर्मी को ग्रह पर ही रोक लिया। गर्मी रुकी तो और पानी भाप बना, और भाप बनी तो और गर्मी रुकी। अरे, ये तो एक साइकिल बन गया। बिल्कुल, एक विशेष साइकिल। तापमान बढ़ता गया और आखिर में इतना बढ़ गया कि सारे समंदर उबलकर भाप बन गए। पूरा समंदर उबल गया? ये तो कमाल है। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि शुक्र, जो शायद कभी रहने लायक हो सकता था, वो एक बेहद गर्म नरक जैसी जगह बन गया। और इसका असर सिर्फ तापमान पर ही पड़ा या माहौल पर भी? माहौल तो पूरी तरह बदल गया। आज वहाँ का एटमॉस्फेयर देखें तो उसमें लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। 96%? हाँ, और ये बहुत घना, मतलब बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। और ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे बादल छाए रहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड? वो तो तेजाब होता है। हाँ, वही। और सतह पर प्रेशर वो पृथ्वी से 92 गुना ज्यादा है। 92 गुना? यानी वहां खड़ा होना तो नामुमकिन है। बिल्कुल, ऐसा समझ लीजिए जैसे पृथ्वी पर समंदर में लगभग 1 किलोमीटर नीचे जितना दबाव होता है, उतना। बाप रे। अच्छा, और मिशंस ने जो रेडार मैपिंग की है, उससे जमीन के बारे में क्या पता चला है? कुछ पहाड़ वहाड़ हैं? हाँ, रेडार मैपिंग से ही हमें पता चला है कि शुक्र की सतह पर बड़े बड़े ज्वालामुखी हैं, दूर दूर तक फैले लावा के मैदान हैं और गहरी घाटियां भी हैं। ज्वालामुखी भी हैं? क्या वो अभी एक्टिव है? ये एक बड़ा सवाल है। सतह को देखकर लगता है कि वो कॉस्मिक स्केल पर काफी नई है। मतलब करीब 300 से 500 मिलियन साल पुरानी। नई मतलब? इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ वक्त वक्त पर कोई बड़ी भूगर्भीय घटना होती है। शायद बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटते हैं, जो पूरी सतह को एक नया रूप दे देते हैं। पर क्या कोई अभी भी एक्टिव है, ये पक्का नहीं पता। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे पृथ्वी की है? नहीं, शुक्र की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर है। पृथ्वी की तरह नहीं है, जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है। तो कुल मिलाकर शुरुआत भले ही एक जैसी हुई हो, पर शुक्र का रास्ता पृथ्वी से एकदम अलग हो गया। निश्चित रूप से। अरबों साल पहले की वो दुनिया जो शायद रहने लायक थी, वो एक एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमेशा के लिए बदल गई। ये एक तरह से हमारे लिए भी एक चेतावनी है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। आज के शुक्र की बात करें तो वहां के हालात कैसे हैं? आपने कहा बहुत गर्म है। गर्म नहीं, बेहद गर्म। सतह का औसत तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है। 465? इसमें लेड जैसी धातु भी पिघल जाती है। सोच कर ही डर लगता है। और प्रेशर का तो आपने बताया ही 92 गुना ज्यादा। हाँ, जैसे समंदर में 900 मीटर या 1 किलोमीटर नीचे हो। और एटमॉस्फेयर? 96% कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीला। और वो सल्फ्यूरिक एसिड के बादल? हाँ, वो कोरोसिव है, मतलब चीजों को गला सकते हैं। इतना ही नहीं, ऊपर के एटमॉस्फेयर में हवाएं बहुत तेज चलती हैं। कितनी तेज? 360 किलोमीटर प्रति घंटा तक। और उन बादलों में लगातार भयंकर तूफान आते रहते हैं। यानी हर तरफ से एक मुश्किल जगह। रहने लायक तो बिल्कुल नहीं। जमीन कैसी है? मतलब पथरीली? हाँ, सतह पथरीली है। जैसा हमने कहा, ज्वालामुखी, मैदान, पहाड़ सब हैं। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद कुछ ज्वालामुखी अब भी एक्टिव हों, पर सबूत मिलना बाकी है। और कमजोर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन से भी बचाव नहीं? बिल्कुल।
तो ऐसे माहौल में स्टडी करना कैसे मुमकिन होता है? क्या कोई स्पेसक्राफ्ट वहां टिक पाता है, लैंडर वगैरह? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। शुक्र इतना मुश्किल ग्रह है कि उसे ठीक से समझने के लिए ऑर्बिटर ही सबसे कारगर रहे हैं। ऑर्बिटर यानी जो चक्कर लगाते हैं? हाँ, जो ग्रह के चारों ओर एक सुरक्षित ऑर्बिट में घूमते हुए दूर से डेटा भेजते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रोब्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में घुसकर थोड़ी देर के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। और लैंडर जो सतह पर उतरते हैं? लैंडर्स का टिकना बहुत मुश्किल है। वो एक्सट्रीम गर्मी और प्रेशर में ज्यादा देर काम नहीं कर पाते, कुछ मिनट या बहुत हुआ तो कुछ घंटे। अच्छा, तो ये बात तो पिछले मिशन से साफ हो गई होगी। कोशिशें तो बहुत हुई हैं ना शुक्र पर जाने की? हाँ बिल्कुल, खासकर शुरुआती स्पेस रेस के टाइम में सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने बहुत कोशिशें की। सोवियत यूनियन का वो वेनेरा प्रोग्राम था ना? हाँ, वेनेरा सीरीज 1961 से 1983 वो शुक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ही शुक्र पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी, वेनेरा 7 ने 1970 में। पहली सॉफ्ट लैंडिंग, वाह! और सबसे कमाल की बात, सतह की पहली तस्वीरें भी वेनेरा 9 1975 और वेनेरा 13 1982 ने ही भेजी थी। तस्वीरें भी मिली? कैसी दिखती है वहाँ की सतह? उन तस्वीरों ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि वीनस की सतह असल में कैसी है। एक पथरीली, गरम, थोड़ी धुंधली सी दुनिया। उन हालात में तस्वीर लेना ही एक बहुत बड़ी बात थी। यकीनन। और अमेरिका के मिशंस? अमेरिका ने भी कई जरूरी मिशन भेजे। उनका मैरिनर 2 1962 शुक्र के पास से गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। अच्छा। उसने ही कंफर्म किया था कि सतह बहुत ज्यादा गर्म है। अच्छा। फिर पायोनियर वीनस मिशन 1978 में एक ऑर्बिटर और कई प्रोब्स थे जिन्होंने एटमॉस्फेयर को काफी डिटेल में स्टडी किया। और फिर आया मैजेलन मिशन 1989 टू 1994। मैजेलन, उसने क्या किया? मैजेलन ने तो जैसे शुक्र का नक्शा ही बदल दिया। उसने रडार का इस्तेमाल करके लगभग पूरी सतह की 98% हिस्से की हाई रेजोल्यूशन मैपिंग की। पूरी सतह की? हाँ, उसी से वहां के हजारों ज्वालामुखियों और लावा के मैदानों का पता चला। और हाल के सालों में देखें तो जापान का अकत्सुकी ऑर्बिटर है जो 2015 में पहुंचा। वो क्या कर रहा है? वो वहां के एटमॉस्फेयर और मौसम को समझने की कोशिश कर रहा है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस एक्सप्रेस जो 2005-2014 तक चला था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। उसने भी एटमॉस्फेयर और पानी के संकेतों पर काफी काम किया। इतने सारे मिशंस, इससे ये तो साफ है कि शुक्र को समझना शुरू से ही कितना जरूरी माना गया है। सही कहा। और इन सभी मिशंस ने एक बात बार बार साबित की है, शुक्र पर मिशन भेजना बहुत ही मुश्किल काम है। वो तो है ही। गर्मी, प्रेशर, तेजाबी बादल। हाँ, ये सब मिलकर स्पेसक्राफ्ट के लिए एक बहुत ही हॉस्टाइल, मतलब दुश्मन जैसा माहौल बनाते हैं। जैसा हमने पहले कहा, ऑर्बिटर्स दूर से काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा लंबे समय तक डेटा भेज पाते हैं। और लैंडर्स को तो बस कुछ पल ही मिलते हैं उस जहन्नुम में। लेकिन इन्हीं कोशिशों की वजह से आज हम शुक्र के बारे में इतना कुछ जानते हैं। ये पिछली मेहनत ही हमारी आज की समझ का आधार है। और अब इसी कहानी में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, भारत का अपना मिशन, इसरो का वीनस ऑर्बिटर मिशन, शुक्रयान। इसके बारे में बताइए। हाँ, शुक्रयान ये भारत का इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी कदम है। इसे सितंबर 2024 में सरकार से मंजूरी मिल गई है। अच्छा, मंजूरी मिल गई है। लॉन्च कब तक का प्लान है? इसका लॉन्च अभी मार्च 2028 में प्लान किया गया है और इसे भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 यानी GSLV MK3? हाँ, वही। मार्च 2028, तो अभी कुछ साल हैं तैयारी के लिए। अच्छा, कितना टाइम लगेगा शुक्र तक पहुंचने में और मिशन कितना लंबा चलेगा? लॉन्च के बाद शुक्र तक का सफर करीब 112 दिन का होगा, यानी लगभग 4 महीने। 4 महीने? ठीक है। और एक बार ये वीनस के ऑर्बिट में पहुंच गया तो ये ऑर्बिटर कम से कम 5 साल तक ग्रह के चक्कर लगाते हुए साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करेगा और उसे पृथ्वी पर भेजेगा। 5 साल, काफी लंबा मिशन है। बजट कितना है इसका? इस पूरे मिशन का अनुमानित बजट करीब 1236 करोड़ रुपए रखा गया है। 1200 करोड़ से ज्यादा? तो इसके मुख्य लक्ष्य क्या होंगे? मतलब शुक्रयान क्या नई जानकारी लाने की कोशिश करेगा? शुक्रयान के उद्देश्य काफी बड़े हैं। पहला तो है शुक्र के एटमॉस्फेयर को गहराई से समझना
उसकी बनावट क्या है, गैसें कैसे मिलती हैं, हवाएं कैसे चलती हैं, वो बादल कैसे बनते हैं और ये सूरज से आने वाली सोलर विंड के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। दूसरा, रडार का इस्तेमाल करके सतह सरफेस और सतह के थोड़ा नीचे सब सरफेस की मैपिंग करना। नीचे की भी। हाँ, ताकि वहां के ज्वालामुखियों, मैदानों और दूसरे जियोलॉजिकल फीचर्स को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये पता लगाया जा सके कि क्या वहां अभी भी कोई भूगर्भीय गतिविधि हो रही है। अच्छा, और तीसरा, ग्रह के ऊपरी एटमॉस्फेयर जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं और वहां होने वाली रोशनी की घटनाओं जैसे एयर ग्लो को ऑब्जर्व करना। और सुना है इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज भी टेस्ट की जाएंगी। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिशन नई टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन करेगा, जैसे कि एरो ब्रेकिंग। एरो ब्रेकिंग, ये क्या है? ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्पेसक्राफ्ट ग्रह के एटमॉस्फेयर का हल्का सा इस्तेमाल करके अपनी स्पीड धीरे धीरे कम करता है और सही ऑर्बिट में आता है। इससे फ्यूल की काफी बचत होती है। अच्छा, फ्यूल बचाने के लिए? हाँ, साथ ही शुक्र की भयानक गर्मी से बचने के लिए नए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स भी टेस्ट होंगे। मतलब ये मिशन सिर्फ साइंस नहीं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए भी अहम है। तो मिशन के अलग अलग फेज होंगे? बिल्कुल, पहले लॉन्च, फिर पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ चक्कर, फिर शुक्र की तरफ लंबा सफर जिसे क्रूज फेज कहते हैं, फिर सबसे मुश्किल काम वीनस ऑर्बिट इंसर्शन यानी VOI, शुक्र के ऑर्बिट में दाखिल होना। उसके बाद एरो ब्रेकिंग से अपनी फाइनल ऑर्बिट जो करीब 200 किलोमीटर गुना 600 किलोमीटर की होगी में आना, और फिर शुरू होंगे 5 साल के साइंस ऑपरेशंस। और इसके लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स ले जा रहा है शुक्रयान? इस मिशन पर कुल 19 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी पेलोड्स होंगे। 19? ये तो काफी ज्यादा है। चंद्रयान 3 से भी ज्यादा। हाँ, ये काफी बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटर मिशन है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, इतनी मेहनत, इतना रिस्क, इतना पैसा, आखिर इस मुश्किल दुश्मन जैसे ग्रह पर जाने की जरूरत क्या है? क्यों करें हम शुक्र को एक्सप्लोर? ये सवाल बिल्कुल जायज है और इसके कई जवाब हैं। सबसे पहले तो साइंटिफिक कारण। हाँ, शुक्र हमें ग्रहों के बनने और उनके विकास यानी एवोल्यूशन को समझने में मदद करता है। सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि शुक्र और पृथ्वी शुरू में इतने जैसे थे, तो उनके रास्ते इतने अलग क्यों हो गए? हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इस डाइवर्जेंस को समझना प्लैनेटरी साइंस के लिए बहुत जरूरी है। और वो रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो शुक्र पर हुआ, क्या उससे हम पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल, उस प्रक्रिया को विस्तार से समझना पृथ्वी के अपने क्लाइमेट चेंज मॉडल्स को बेहतर बनाने में बहुत मददगार हो सकता है। ये हमें एक तरह से दिखाता है कि क्लाइमेट का संतुलन बिगड़ने के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं। एक चेतावनी की तरह। हाँ, इसके अलावा शुक्र की जियोलॉजी, वहां के ज्वालामुखियों की स्टडी करना भी जरूरी है। इसे कंपैरेटिव प्लैनेटोलॉजी कहते हैं, यानी अलग अलग ग्रहों की तुलना करके उन्हें समझना। और क्या वहां जीवन की कोई संभावना है? कहीं पड़ा था बादलों में। हाँ, ये एक बहुत ही दूर की लेकिन दिलचस्प संभावना है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि क्या शुक्र के ऊपरी ठंडे बादलों में किसी तरह के बहुत ही सिंपल माइक्रोबियल जीवन की गुंजाइश हो सकती है। ये अभी सिर्फ एक अटक्कल है, पर एक्सप्लोरेशन का मतलब ही अनजान को खोजना है। सही बात है। ये तो हुए साइंटिफिक कारण। टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या फायदे हैं इस मिशन के? टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये मिशन बहुत अहम है। देखिए, ऐसे जटिल इंटरप्लैनेटरी मिशंस करने से इसरो को गहरे स्पेस में नेविगेशन में महारत हासिल होगी। एरो ब्रेकिंग जैसी एडवांस्ड तकनीकों में अनुभव मिलेगा। शुक्र की गर्मी झेलने वाले नए मटेरियल्स डेवलप होंगे और ऐसे मिशंस के लिए बहुत सेंसिटिव और एडवांस्ड सेंसर बनाने पड़ते हैं, जो बाद में कहीं और भी काम आ सकते हैं। बिल्कुल, ये सब इसरो को भविष्य के और भी बड़े मिशंस जैसे मंगल या उससे भी आगे जाने के लिए तैयार करेगा। और देश के लिए इसका क्या महत्व है, मतलब स्ट्रैटेजिकली? स्ट्रैटेजिक रूप से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शुक्रयान सफल होता है तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों या स्पेस एजेंसीज में शामिल हो जाएगा जिन्होंने शुक्र को ऑर्बिट से एक्सप्लोर किया है। कौन कौन है वो? जैसे पहले सोवियत यूनियन, रूस, अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान। अच्छा, तो इससे प्लैनेटरी साइंस के फील्ड में दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ ही ये देश में साइंस और टेक्नोलॉजी, खासकर स्टेम एजुकेशन को बढ़ावा देगा। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी।
और क्या कुछ इनडायरेक्ट फायदे भी हो सकते हैं? हाँ, जरूर। जैसा हमने कहा, शुक्र के क्लाइमेट को समझने से अप्रत्यक्ष रूप से हमें पृथ्वी के क्लाइमेट को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। ठीक है। मिशन के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी वो बाद में इंडस्ट्री में नए प्रोडक्ट्स बनाने के काम आ सकती हैं। इन्हें स्पिन ऑफ कहते हैं। और ऐसे बड़े साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। सही है, फायदे तो कई हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। शुक्रयान मिशन में खतरे भी तो होंगे, रिस्क क्या है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि एक हाई रिस्क मिशन है। चुनौतियां बहुत हैं, जैसे वो एरो ब्रेकिंग तकनीकी ले लीजिए। हाँ, जो फ्यूल बचाती है। हाँ, पर वो बहुत नाजुक ऑपरेशन होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी ज्यादा अंदर चला गया तो घर्षण से जल सकता है, और अगर ठीक से नीचे नहीं गया तो स्पीड कम नहीं होगी और वो गलत ऑर्बिट में जा सकता है या भटक सकता है। ओह, ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। फिर शुक्र की भयानक गर्मी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट्स को खराब कर सकती है। उन्हें बचाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और कम्युनिकेशन का भी इशू होगा ना इतनी दूर से। हाँ, बहुत बड़ा इशू। शुक्र और पृथ्वी के बीच दूरी इतनी ज्यादा है कि सिग्नल को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में 4 मिनट से लेके 20 मिनट तक लग सकते हैं। 4 से 20 मिनट? हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ से रियल टाइम में स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। स्पेसक्राफ्ट को इतना स्मार्ट बनाना पड़ेगा कि वो जरूरत पड़ने पर खुद से फैसले ले सके, यानी ऑटोनोमस ऑपरेशन। बिल्कुल। फिर वो वीनस ऑर्बिट इंसर्शन VOI का फेज है, वो बहुत क्रिटिकल होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट सही स्पीड और एंगल पर ऑर्बिट में दाखिल नहीं हो पाया तो मिशन वहीं फेल हो सकता है। और फिर 19 इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक से काम करना और पूरे सिस्टम का 5 साल तक बिना गड़बड़ी के चलते रहना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो इन खतरों से बचने के लिए क्या तैयारी की जा रही है? आइसरो क्या कर रहा है? आइसरो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी योजना बना रहा है। खास तरह के गर्मी झेलने वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट में ऑटोनोमस नेविगेशन और डिसीजन मेकिंग क्षमताएं होंगी। अच्छा। जो सिस्टम्स बहुत जरूरी हैं उनके लिए बैकअप रखा जाएगा, जिसे रिडंडेंसी कहते हैं। मतलब अगर एक चीज फेल हो तो दूसरी काम कर सके। और सबसे जरूरी है, मिशन के हर कदम की बहुत ही सावधानी से प्लानिंग और जमीन पर उसकी टेस्टिंग। तैयारी तो जोरों पर होगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह भले ही एक बेहद मुश्किल और दुश्मन जैसा माहौल रखता हो, लेकिन विज्ञान के लिए ये एक अनमोल खजाना है। एक ऐसी दुनिया जो शायद कभी हमारी पृथ्वी जैसी थी, पर आज एक चेतावनी की तरह खड़ी है। सही कहा आपने। पिछले मिशंस ने इसके कई राज खोले हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। ISRO का शुक्रयान मिशन इस दिशा में भारत का एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। हाँ। इसकी सफलता सिर्फ हमारी साइंटिफिक जानकारी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि हमें टेक्नोलॉजी में भी आगे ले जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम ऊंचा करेगी। इससे हमें सिर्फ शुक्र नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज, ग्रहों का विकास कैसे होता है और क्या सौर मंडल में कहीं और जीवन पनप सकता है, इन सब बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद मिलेगी। एक तरह से शुक्र को समझना पृथ्वी को समझने जैसा ही है। बहुत खूब। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। अगर मौका मिले शुक्र ग्रह पर सिर्फ एक चीज भेजने का, तो वो क्या होगी और उसे क्यों भेजना चाहेंगे? दिलचस्प सवाल है। हाँ, तो सुनने वालों से गुजारिश है कि अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हाँ, जरूर बताइएगा। और हाँ, आप यहाँ तक आए ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही उपयोगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।